दोस्तों जिन शेयर्स को म्यूचुअल फंड बाई कर रहे होते हैं अक्सर वो मार्केट के लोगों की पसंद बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कुछ ऐसे शेयर्स की जिन्हें उन्होंने जनवरी में बाई किया है एंड कुछ शेयर की जिन्होंने उसको एग्जिट कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वो ये देखो कि इनका कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देखोगे सबसे ज्यादा 19.45% जो पैसा है म्यूचुअल फंड का वो उन्होंने आईटी सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी सेक्टर में डाल रखा है। अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनको आईटी सेक्टर पे विश्वास नहीं है। कोई बोल रहा है एआई की वजह से मार्केट गिर गया, ये हो गया, एआई बिल्कुल खत्म कर देगा। पर अब भी आप देख लो, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जैसे कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का जो इतने बड़े एयूएम को होल्ड करते हैं उसका अप्रोक्स 20% तो आईटी सेक्टर में ही डाल रखा है। तो आईटी सेक्टर में घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने से पहले मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ एनालाइज़ करनी है, इस वजह से थोड़ा-सा उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आईटी सेक्टर में सबसे पहले बस मेजर बात ये ध्यान रख लो कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए पहले लानी चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एंड फाइनेंस में, फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम में, मतलब फिर अप्रोक्स 10% पैसा इन्होंने अलग अलग जगह डाल रखा है। आईटी सेक्टर में से दो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम की एंड कोफोर्ज की। इसमें म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा डाल रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए दो शेयर जहां पे हमने बात करी। अब मैं आपको वो शेयर दिखाता हूं जहां पे इन्होंने फ्रेश एडिशन करा है। ठीक है, तो यहां से होल्डिंग परसेंटेज को एक बारी में शेयर्स पे कर लेते हैं। तो चलो, हमें देखना है फ्रेश बाइंग। खाली मैं इंक्रीज नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि फ्रेश बाइंग कहां पे करी है। तो दोस्तों सबसे पहला शेयर निकल के आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। आप लोग जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो सब लोग जानते होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस कंपनी से मेरा फेवरेट स्टॉक है। ऑलरेडी हम अपने प्राइम मेंबर्स के साथ भी इसको होल्ड कर रहे हैं। इसकी रिसर्च रिपोर्ट तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर कर ही रखी है। तो ये आप देखोगे रेगुलरली यहाँ पे इसने अप्रॉक्स 1.23 करोड़ के शेयर्स बाई करे हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ में। दिसंबर में आप देख सकते हो जीरो है एंड जनवरी में यानी कि अभी ही फ्रेश बाइंग करी है। 1.23 करोड़ आप देखो, अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए का शेयर है, तो 400 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बाइंग करी है। शेयर का एक बारी अब टेक्निकल देख लेते हैं। फंडामेंटल तो हम कई बारी देख ही चुके हैं, एक बारी शेयर का यहाँ पे हम टेक्निकल देखते हुए चल लेते हैं। ठीक है, चलो, ये है दोस्तों अब आपके सामने चार्ट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। यहाँ पे दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक ये ब्रेकआउट आया था, ये 430 का इसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है जिसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था। पर आई थिंक ये इसका रिजल्ट वाला दिन था, रिजल्ट काफी अच्छा आया था एंड 430 का लेवल क्रॉस कर दिया था। उसके बाद फिर से अब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर, क्योंकि अभी भी जो ऑर्डर तो आने हैं पर ऑर्डर अभी यहाँ पे मिले नहीं है। हर दिन यहाँ पे न्यूज आ रही है कि ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, पर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि कितने करोड़ तक के ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनको आप बात करोगे, आप देखोगे तो मेजरली जो ऑर्डर्स हैं जो डिफेंस सेक्टर्स को मिलेंगे वो अप्रैल एंड मई में आपको देखते हुए ज्यादा मिलेंगे। अभी मार्च में भी मेरी उम्मीद इतना नहीं लग रहा कि इतने बड़े ऑर्डर्स अभी आएंगे, लेकिन अप्रैल मई में यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख जाएंगे। इसका जो मेजर अब रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों बन गया है वो अप्रोक्सीमेटली 473 का है। होने को तो 460 से 470 एक रेंज है। अगर ये उसको भी दोस्तों यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर आपके R3 तक ही बढ़ेगा, जो कि आपका 535 तक का निकल के आया हुआ है। तो पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि म्यूचुअल फंड को भी पसंद है एंड ये स्टॉक मेरा भी पसंदीदा हमेशा से बना ही रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कौन से स्टॉक इन्होंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे मुझे देखते हुए मिल रहे हैं दोस्तों दो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर्स के। एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट लिमिटेड बैंक एक्सिस बैंक। इसमें कितने अप्रोक्सीमेटली बाइंग हुई है, तो यहाँ आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की बाइंग हुई है। ये शायद 80 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 रुपीज के आसपास का शेयर है एंड वहीं 31 लैक्स की एक्सिस बैंक में भी बाई हुई है। एक्सिस बैंक भी प्राइवेट बैंक में, आपका प्राइवेट बैंक आपको पता ही है सबसे बेस्ट कौन कौन से हैं। एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया एंड एचडीएफसी बैंक हो गया। उसमें से मोतीलाल ओसवाल को पसंद आया एक्सिस बैंक। तो एक बारी एक्सिस बैंक के चार्ट देखेंगे, उसके बाद एक और बात यहाँ पे करते हुए चलते हैं। तो सब पीएसयू बैंक्स ने ऑलरेडी हमको रैली दिखा दी है। पीएसयू बैंक्स आपके कौन कौन से हैं मेजरली, आप सब लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई पे अब भी ट्रेड कर रहा है एंड बहुत ही अच्छी रैली दे चुका है। इसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ पे एक यूनियन बैंक, आज भी इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है
एंड ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। थर्ड, अगर आप देखोगे इंडियन बैंक को भी इसने भी बहुत अच्छी रैली दी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखो जो पीएसयू बैंक्स हैं, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर्स वाले बैंक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं एंड अब हमें वो पिक करना है जो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से अब पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक की तरफ भी हमें बढ़ते हुए चलना है। प्राइवेट बैंक में से इनको पसंद आया है एक्सिस बैंक का। ठीक है, चलो एक्सिस बैंक के अगर आप चार्ट्स को दोस्तों एनालाइज करते हुए चलते हो तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक हमेशा अपने 50 डे एसएमए को, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बड़े होते हैं लार्ज कैप वगैरह होते हैं वो 50 डे एसएमए को बहुत ही अच्छा वर्क करते हुए चलते हैं। तो 50 डे एसएमए के ऊपर ही स्टॉक बना हुआ है, 5 वॉट के भी ऊपर बना हुआ है, पर हमेशा अपना जो ये रेजिस्टेंस है 14-15 का, वहां से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे की तरफ आया है। तो हमें यहाँ पे ये देखते हुए चलना है कि ये 14-15 के लेवल को कब क्रॉस कर पाता है। तो यहाँ पे आप जो लोग ट्रेडिंग करते हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते होगे, वो काम क्या करना, अभी यहाँ पे 14-15 का जो ये आपका लेवल है, ये 14-15 का जो लेवल है, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। मैं देखता हूँ अगर मेरा माउस वर्क कर रहा हो तो मैं आपके साथ करवा देता हूँ। देखो ये आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जाके ये हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करनी है आपको R1 पे, यानी कि 14-15 पे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करके हम एक अलर्ट लगा लेते हैं। अब क्या होगा, जब भी ये 14-15 का लेवल क्रॉस होगा तो हमको एक अलर्ट आ जाएगा एंड एक हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ नॉर्मली दोस्तों, अब 14-15 का लेवल तो आएगा, पर मैं यहाँ पे आप देखो हमारे पास इंडिकेटर है, ये मेरा बनाया हुआ इंडिकेटर है, जहाँ पे मुझे जब तक ब्लू कैंडल नहीं आएगी, यहाँ पे 14-15 क्रॉस होगा और मुझे ब्लू कैंडल चाहिए कि तभी हम बाय करेंगे। ये मेरा इंडिकेटर है, जो पर्सनल मेरा इंडिकेटर है, अभी इसको फॉर सेल नहीं है, जल्दी मैं आपके लिए लेके भी आऊंगा। तो यहाँ पे इसके लिए जब तक ये क्रॉस करेगा उसके बाद मोमेंटम आएगा तो इसके बाइंग की तरफ और देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकल के साथ साथ पहले मैं आपको चीज बताता हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेजर प्राइवेट बैंक बनने की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसा बैंक है जो कि बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। चाहे आप इसके डिपॉजिट्स की तरफ देखोगे, क्रेडिट कार्ड की तरफ देखोगे, इसके हर तरफ लोन्स की तरफ देखोगे, ये एक मेजर प्राइवेट बनने के लिए रेडी हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, मोतीलाल ओसवाल ने एक बाई करा जो ऑलरेडी मेजर अच्छा बैंक है एंड दूसरा जो प्रीडोमिनेंटली बन रहा है। अगर मैं स्क्रीनर में जाके आपको दिखाने का ट्राई करता हूं तो यहाँ भी अगर आप देखोगे ये भी यही बोलते होंगे। देख लेते हैं एक बारी फटाफट से। हर चीज में कोई भी आपको पता है हवा में बातें हम नहीं करते हैं, जो भी चीज है वो सारी आपके साथ विद प्रूफ ही बात होती है। चलिए, ये है आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम। तो यहाँ पे आप देखो ये भी क्या बोल रहे हैं, आईडीएफसी बैंक इज ए फास्ट ग्रोइंग न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक। न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड पूरा प्राइवेट बैंक में अच्छे प्राइवेट बैंक कई तरफ बढ़ रहा है। अभी शेयर 100 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 82 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग थोड़ा सा चाहते हैं, इन्होंने इसी वजह से ऐड किया कि कुछ ऐसी चीजें भी होल्ड करी जाएं तो थोड़ी सी एग्रेसिव साइड्स यहाँ पे लेते हुए चले। ठीक है, ये हो गए 3 शेयर जो इन्होंने ऐड करे हैं। और देख लेते हैं, इसके बाद ऐड करा गया है श्रीराम फाइनेंस को एंड ग्रो को। ये आप देख सकते हो, श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश बाइंग है एंड ग्रो में फ्रेश बाइंग है, यानी कि एक ब्रोकिंग कंपनी। ब्रोकिंग कंपनी आज के टाइम पे आपको पता ही है कितने ज़्यादा नॉर्म्स आ रहे हैं, एसटीटी की वजह से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ग्रो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है। यहाँ पे आप देखोगे, जो अगर इसके कंपेटिटर की हम बात करते हैं लाइक एंजल हो गया, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड ब्रोकर अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, पर एक ग्रो एक नया प्लेटफॉर्म निकल के आया, नया ब्रोकरेज ऐप निकल के आया जो कि एकदम से ग्रो हो रहा है। ठीक है, वहीं पे श्रीराम फाइनेंस एक बड़ी सी एनबीएफसी में भी यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो पहले एक बारी ग्रो के चार्ट्स को देख लेते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल बात मानोगे तो अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे दोस्तों अभी भी ग्रो इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सेफ बेट यहाँ पे आप देखते हुए चलते हो तो आपको एंजल वन ही अच्छा दिखेगा। आज भी लोग जो ट्रस्ट करते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो काफी टाइम से कर रहे होते हैं, तो आप देखो वो एंजल वन पे ही इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं। इन्वेस्ट मतलब ऐसे कि उसी को अपना उन्होंने ब्रोकर बनाया हुआ है। लोग जो पुराने लोग हैं वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ग्रो क्या है, ग्रो में जो नए लोग डीमेट्स अकाउंट खोल रहे हैं वो आपको दिखेगा ग्रो में आ रहे हैं, पर जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं, वो अभी भी एंजल में बने हुए हैं। तो एंजल भी एक इसका अच्छा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव निकल के आता है। तो ग्रो है और एंजल है, दोनों ही आप यहाँ पे देखते हुए चल सकते हो। इसके बाद इन्होंने ऐड किया श्रीराम फाइनेंस को। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस के चार्ट्स भी एक बार हम देखते हुए चल लेते हैं। दोस्तों ये भी देखो रेगुलरली स्टॉक ऊपर जा रहा है।
अच्छे फाइनेंशियल्स में आप बात करते हो तो यहाँ पे आप दूसरी कंपनीज में देखोगे तो यही नेक्स्ट सेक्टर होने वाला है जो फोकस में आने वाला है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, जैसे पहले हमने बजाज फाइनेंस की हम रेगुलर बात करते हुए चल रहे थे, बजाज फिनसर्व नजर में आ रहा है, एंड इसी के बाद अब श्रीराम फाइनेंस, खाली मैं बात कर रहा हूँ अभी स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। तो ये स्टॉक भी हैं जो हमें नजर में रखते हुए चल रहे हैं। चलो और आगे देखते हैं। इसके बाद ये चीज हो गई, यहाँ पे आप कुछ शेयर्स ऐसे देखते हैं जहां से इन्होंने एग्जिट करा है। एग्जिट तो शायद आई थिंक एक ही स्टॉक में से करा था। हाँ जी, तो यहाँ से आप देखोगे पॉली कैब में से अब स्टॉक में से कंपनी ने, कंप्लीट म्यूचुअल फंड ने एग्जिट कर दिया है। जो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख शेयर्स होल्ड करते थे वो इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी बात अभी इतना डीप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पर हमें जो फोकस में रखना है वो है केन्स टेक्नोलॉजी और ट्रेंट का शेयर। दोस्तों ये केन्स हो गया और ट्रेंट हो गया, दोनों ही ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में है। ट्रेंट का रीजन आप एक ये भी बोल सकते हो कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो जी बिजनेस हो गया, सीएनबीसी आवाज चैनल हो गया, ऐसे चैनल्स पे ट्रेंट की बात काफी करी गई है, क्योंकि ट्रेंट दोस्तों एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी बात काफी ज्यादा हुई है। पर अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक टाइम पे कंपनी सितंबर 2025 में ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख शेयर होल्ड करती थी, एंड अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर होल्ड करते हुए चल रही है। ट्रेंट में हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई ट्रेंट का रीजन क्या है डाउन का। मैं आपको सिंपल अगर बताता हूं तो ये देखो, ट्रेंट के आप देखोगे तो स्टोर्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। इतनी बात समझ आती है भाई, स्टोर्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेंट में स्पेसिफिक अगर आप बात करते हुए चलते हो तो जूडियो की, जूडियो वेस्ट लाइफ हो गया, दोनों के स्टोर काफी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो इनकी फुटफॉल होती है ना, जो इनको पर स्क्वायर फीट फुटफॉल माना जाता है कि पर स्क्वायर फीट रिवेन्यू कितना निकल के आ रहा है। पहले इनका पर स्क्वायर फीट रिवेन्यू ज्यादा आता था, अब इनका जो पर स्क्वायर फीट रिवेन्यू है, क्योंकि ये लोग खुद अपने प्रॉपर्टी तो लेते नहीं है, ये क्या हो रहा है, स्टोर तो बढ़ाते जा रहे हैं, पर वहां पे जब तक लोग नहीं पहुंचेंगे, जब तक सेल्स नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा। पहले ये 10, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर ये पहले 10 से ही 1 करोड़ की सेल कर पा रहे थे, तो अब इन्होंने 20 कर लिए हैं, पर इनकी जो सेल है वो 1 करोड़ 50 लाख ही है। तो वो जो सेल्स का रेशियो है ना, वो जिस हिसाब से स्टोर बढ़ने चाहिए और सेल्स बढ़ने चाहिए, वो रेशियो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। इस वजह से ये नहीं बढ़ पा रहा है ट्रेंड का। स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई ये देख रहा है कि स्टोर बढ़ रहे हैं, स्टोर बढ़ रहे हैं, स्टोर बढ़ रहे हैं, पर वो जो पर स्क्वायर फीट का रेशियो होता है ना रेवेन्यू का, वो नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से यहाँ थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो गारमेंट्स में जो ये कंपनी है वो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, पर मेरा मानना ये है कि आगे के टाइम में जूडियो, वेस्टलाइफ, जितना हम भी थोड़ा जाके देखते हैं जूडियो वगैरह में, ट्रेंड लाइफ, ये अभी और स्केल करने वाले हैं। जब ये एक स्केल पे पहुंच जाएंगे, फिर ये मार्केटिंग में पैसा लगा के अपने इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ट्रेंड में घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ट्रेंड है कि खाली इस वजह से कि भाई म्यूचुअल फंड निकलते जा रहे हैं, इस बेसिस पे आपको शेयर को नहीं बेचना है। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से बाकी जो शेयर थे जिन्होंने बाई करा उसमें भी डिस्कशन किया, एंड जो कुछ स्टॉक एग्जिट करे वो क्यों करे वहां भी हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर हम बात करते हुए चलते हैं, दोस्तों केन्स में इन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, हमने पहले भी बात करी थी कि जो इन्हीं की कंपनी, जो कॉमर्स फील्ड से होंगे वो समझ पाएंगे कि जो इन्हीं की कंपनी, जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स हम बोलते हैं, उसमें इन्हों के साथ रिलेटेड पार्टी में कुछ डिस्क्लोजर्स में गड़बड़ थी, जिसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर आया था। ये अब आप देखोगे तो रिलेटिवली खत्म हो गया है। केन्स में मोतीलाल ओसवाल ने ही एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें अच्छा टारगेट था, एंड उसी के बाद ये हुआ। तो ये कि स्ट्रगल चला। केन्स दोस्तों खराब कंपनी नहीं है, इनका एक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की वजह से सिर्फ और सिर्फ इतना मिसमैच हुआ है। उसका भी कंपनी ने क्लैरिफिकेशन आके दी थी कि वो क्लैरिकल एरर है, पर इतने बड़े लेवल पे वो क्लैरिकल एरर भी मानी नहीं जाती। इसी वजह से शेयर आज तक स्ट्रगल कर रहा है। आप देखो आने वाले टाइम में जब सेमीकंडक्टर चिप्स की बात होगी, फिर से ये शेयर आपको उठता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये शेयर एग्जिट हुआ है तो आप बेच दो। कुछ टाइम में हो सकता है म्यूचुअल फंड यहाँ से फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इन पे हर महीने काफी पैसा आता है, इन पे एसआईपी काफी आती है, तो ये फिर पैसा वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का वीडियो। आपको काफी शेयर्स के बारे में जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अब चाहते हो कि और कौन से म्यूचुअल फंड का हम डिस्कशन करें? पराग पारिक फ्लेक्सी कप फंड है जिसका सबसे ज्यादा बात होती है, अगर आप चाहते हो उसका डिस्कशन हो और हर महीने इसका जब भी रिपोर्ट आए मैं आपके लिए इनकी वीडियो लेके आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, स्टॉक का डीप डिस्कशन आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब सब लोग बोल रहे हो कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, तो वो काम ज़रूर कर देना। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक राधे-राधे।